गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेम के पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत यूनिट 3 का जो लीगल राइट्स ऑफ वुमेन का पार्ट चल रहा था हम लोगों का, तो आज उसका चौथा भाग है। चलिए देखते हैं भारतीय संविधान के द्वारा और कौन कौन से अधिकार जो है महिलाओं को प्राप्त है। तो आज का हमारा टॉपिक है लीगल राइट्स ऑफ वुमेन, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला है उसमें अनुच्छेद 25 से 28। इससे पहले का हम लोग देख चुके थे, जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार था, समानता का अधिकार था, है ना। तो इसके अंतर्गत 25 से 28 के अंतर्गत क्या बोला गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम लोग अपने विषय की उपयोगिता के हिसाब से यहाँ पे आर्टिकल नंबर 25 को देखते हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी धर्म को, भारत का जो भी नागरिक है, जो भी व्यक्ति है, वह किसी भी धर्म को मानने के लिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी धर्म को मानने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ठीक है। जिसके अंतर्गत आप लोग अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखे होंगे, जैसे सिख लोग जो है अपने साथ चाकू रखते हैं, खड़क जिसको बोलते हैं ना, तो वो उनके धार्मिक एक जो नियम है या बंधन है उसका एक अंग माना जाता है धार्मिक संस्कृति का, जिस कारण से उसको शासन ने भी संवैधानिक रूप से उसकी मान्यता प्रदान की है। हर कोई व्यक्ति जो है ऐसा नहीं कर सकता। अगला हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 29-30 की तरफ। तो अनुच्छेद 29-30 किससे है, किससे रिलेटेड है? अल्पसंख्यक वर्गों के स्वतंत्रता और उसके अधिकार से संबंधित बात करता है, जिसके अंतर्गत हम लोग 29 फर्स्ट की बात करते हैं। तो 29 फर्स्ट क्या कहता है? राज्य या राज्य क्षेत्र या भारत के निवासी जो नागरिक है, उनके समुदाय का एवं उनका कुछ न कुछ एक भाषा होती है ना भाई, और लिपि होती है, एक संस्कृति होती है ना। उनके रहने खाने पीने सब उठने बैठने का एक संस्कृति होता है, जिसको, है ना, उसको क्या अधिकार है? बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है। बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे कि सिख जो है कृपाण रखते हैं अपने पास, है ना। तो वो चीज़ें जो है वैसे भाषा हो सकती है, कोई लिपि हो सकता है या कोई संस्कृति हो सकती है, जिसको उसको बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद इसी में सेकंड नंबर पे एक चीज और दोहराया गया है, जिसके अंतर्गत बोला गया है कि किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त कोई शैक्षिक संस्था या फिर सरकार के द्वारा कोई चलाए जाने वाले जो सरकारी संस्था है, वहाँ पे कौन सी संस्था? वो शैक्षिक संस्था। ठीक है। कोई भी ऐसी शैक्षिक संस्था, कोई भी ऐसी शैक्षिक संस्था जहाँ पे क्या होगा, या तो राज्य निधि द्वारा उसको चलाया जा रहा है ना, सहायता देकर, या फिर वो स्वयं पूर्ण रूप से सरकारी है। तो ऐसी संस्था में किसी भी व्यक्ति को जो भारत का निवासी है, उसको उसके धर्म, मूल वंश, भाषा, लिंग, जाति इत्यादि या इनमें से कोई के आधार पर कभी भी जो है वंचित नहीं रखा जाएगा, प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है। मतलब कोई भी स्कूल, पाठशाला या कोई शैक्षिक संस्था है, तो अल्पसंख्यकों का यह अधिकार है कि उसको उसके धर्म, मूल वंश, भाषा, लिंग, जाति के स्थान पर प्रवेश से वंचित नहीं करेगा। ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा क्या, 29 का भाग 1 और भाग 2। आर्टिकल 30 क्या कहता है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 जो है वो भी अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से ही संबंधित है। तो इसमें क्या बोला है कि वो जो है अपनी रुचि के अनुसार, कौन? अल्पसंख्यक वर्ग, जिसके अंतर्गत मुस्लिम समुदाय, बौद्ध, जैन, फारसी इत्यादि जो लोग आते हैं, वो क्या कर सकते हैं? अपने रुचि के अनुसार, शैक्षिक संस्था एवं मतलब शैक्षिक संस्था का वो निर्माण कर सकता है, बना सकता है ना, एवं वहाँ पे प्रशासन कर सकता है। इसके लिए कोई उसको शासन से या अन्य कोई सामाजिक जो है प्रतिबंधित उसको नहीं किया जा सकता है।
ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, आर्टिकल 30 क्या बोल रहा है, अपनी रुचि के अनुसार वो शैक्षिक संस्था का निर्माण कर सकता है और साथ ही उसमें प्रशासन कर सकता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, चलिए अनुच्छेद 32 जो है वो किससे संबंधित है, बात करते हैं। तो अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित, इसके अंतर्गत संवैधानिक रूप से हम किसी भी भारत के निवासी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसको किसी भी स्थान पर या किसी भी चीज़ से हम संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। अगर उसको ऐसा करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण या इत्यादि जो है उनके साथ जो केस है या क्रियाकलाप है किया जा सकता है शासन के द्वारा। ठीक है। तो लगभग सभी जो वर्गों के लोग हैं, महिला पुरुष हैं, उनको संवैधानिक उपचारों से संबंधित जो है अधिकार प्राप्त हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अनुच्छेद क्रमांक 39 का ठीक है। अनुच्छेद क्रमांक 39 का क्या कहता है, समान न्याय, समान न्याय एवं विधिक सहायता का अधिकार। विधिक सहायता का अधिकार, अब इसके अंतर्गत क्या होगा, समान न्याय एवं विधिक सहायता का अधिकार के अंतर्गत अगर हम बात करें तो राज्य का या राज्य क्षेत्र का कोई भी नागरिक, स्त्री या महिला पुरुष जो भी है ना, उनके न्याय से संबंधित चीज़ों में उन पर कभी भी कोई भेदभाव या मतभेद नहीं किया जाएगा और साथ ही उनको विधिक सहायता भी प्राप्त करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। मान लीजिए कोई किसी के ऊपर केस दर्ज हुआ है और वो काफ़ी गरीब है ना, गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करता है, तो उस संदर्भ में या उस कॉन्टेक्स्ट में सरकार जो है उनको फ्री में वकील मुहैया कराएगा जो उसकी सुनवाई कर सकेगा। ठीक है। इस तरीके से विधिक सहायता के अंतर्गत अगर महिलाओं में बात करें तो उनको विधिक रूप से मैटरनिटी लीव मिला हुआ है ना, और विभिन्न प्रकार के पोषण आहार एवं बच्चों से संबंधित जो अधिकार है उनको प्रदान किया गया है वहाँ पर। ठीक है। तो इस तरीके से समान न्याय एवं विधिक सहायता के अधिकार के अंतर्गत हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग अगला बात कर रहे हैं 39 का घ, अनुच्छेद 39 का घ पार्ट देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत बोल रहा है कि समान कार्य समान वेतन, समान कार्य बराबर समान वेतन, अर्थात भारत का निवासी है, किसी भी राज्य क्षेत्र का, स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के बदले समान वेतन का अधिकार जो है यहाँ पे उनको मिला हुआ है, चाहे वो सरकारी संस्था हो गैर सरकारी संस्था हो। अगर वो एक ही पद में है तो पुरुष और महिला के रूप में कभी भी उस पर लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग एक अंतिम जो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त है उसको देखते हैं, वो है आपका अनुच्छेद क्रमांक अनुच्छेद 300 ये कहता है कि इसके अंतर्गत आपको संपत्ति का अधिकार जो है प्राप्त हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उसको संवैधानिक रूप से यह अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है। और संपत्ति का अधिकार कब आपको बैठेंगे, जब कोई लोकहित में कोई कार्य किया जाएगा संवैधानिक रूप से, तो उस समय आपको उस संपत्ति से फ्री करना पड़ेगा उस संपत्ति को और शासन को सौंपना होगा, बदले में आपको मुआवजा दे दिया जाएगा। यह जो चीज़ है पहले जो है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता था, जो 34 में डिस्कस हुआ था, उसको फिर बाद में अंतर स्थापित किया गया, मतलब उसी के भीतर अन्य जगह पे स्थापित किया गया। ये काम कब किया गया, 1976 में किया गया। 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो बात किया गया था उसके अंतर्गत इसको जो है चेंज किया गया है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार के बारे में चर्चा किया। आज हमने देखा 25 से 28 स्वतंत्रता का धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, और उसके बाद फिर हम लोगों ने अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार एवं स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल नंबर 29 और 30 में बात किया। तत्पश्चात हमने आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बात की। फिर हम लोग आर्टिकल नंबर 39 का के तरफ गए, जहाँ पे समान न्याय और विधिक सहायता से संबंधित बात किए। फिर उसके बाद हम लोग 39 का घ दिखे, जिसके अंतर्गत पुरुष हो या स्त्री हो उसको समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाएगा।
तत्पश्चात हम लोगों ने आर्टिकल 300 ए देखे, जिसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार के बारे में बात की है। आगे की कक्षाओं के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।